मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट ना। हम लोग कॉमर्स में भी, अगर आप लोग को याद होगा, हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज मार्केट एंड मार्केटिंग, याद है? हम लोग कॉमर्स में भी मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम लोग मार्केट को समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है दैट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले ये इमेज देखो, ये इमेज हर व्यक्ति का माइंड में जब हम लोग मार्केट शब्द सुनते हैं, एक ले पर्सन, जब हम और आपके जैसे लोग जब हम लोग मार्केट शब्द सुनते हैं तो हमारा इंप्रेशन, हमारा माइंड में एक इस तरह का इमेज फॉर्म हो जाता है जहां पे कई सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं, lots of buyer and sellers. This kind of impression forms. That is what is market. Now when we understand market को, तो market को अगर generally जो universally जो market का एक definition है, हम लोग बोलते हैं market refers to a whole area. मतलब when we are talking about the definition of market, a general definition, we say that market is in a whole area. It means area मतलब यहां पे मार्केट को क्या बोला जा रहा है? एक प्लेस बोला जा रहा है. So market refers to the whole area or a place where buyers and sellers of a commodity are in competition with each other to affect the purchase and sale of the commodity. So to make it simple, let us understand, to make it simple, market is a place where buyers and sellers, you will find एक commodity का, different types of commodity का कई सारे seller है और उसके कई सारे खरीदार मौजूद है. ये एक मार्केट का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत कॉमन डेफिनेशन है, जहां पे मार्केट को हम लोग एक जगह, एक प्लेस से रिलेट करके समझते हैं. दैट इज व्हाट इज मार्केट. नाउ सो दिस इज व्हाट लॉट ऑफ बायर्स एंड बॉर्डर सेलर्स. द कंपटीशन इज नॉट ओनली बिटवीन द अमंग द बायर, बट कंपटीशन इज आल्सो अमंग द, sorry, not only among the buyer but seller, but also among the buyer. Even the buyers are competing product खरीदने के लिए, right? And sellers are obviously competing product बेचने के लिए. So it is a whole area. This is the whole area. This is a place where you can find कि जो ये definition में जो हमने पढ़ा है वो चीज आप यहां पे इसको imagine करके आप इसको replicate करके देख सकते हैं. यही है, इसी को डेफिनेशन में लिख दिया गया. ये एक हम लोग जनरली डेफिनेशन समझ रहे हैं मार्केट का. तो इस डेफिनेशन से अगर हम लोग मार्केट को समझें तो इस डेफिनेशन का अगर हम निचोड़ निकाले तो 4 से 5 हाइलाइट्स आजकल चला हुआ है, हाइलाइट्स सोशल मीडिया पे. तो इसका कुछ हाइलाइट्स है. क्या ये हाइलाइट्स? नंबर 1, दैट मार्केट इज एरिया. It is not related to a particular place, it is spreads over an area, right? So what is basically saying here, इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया का, तो मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे एरिया मतलब प्लेस, करेक्ट? ये है, बट ये थोड़ा सा मैंने प्लेस बोल करके ना, मैंने थोड़ा सा इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, उसका मीनिंग को थोड़ा सा कंफाइन कर दिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट, अगर इसका जो फीचर बोल रहा है, फीचर क्या बोल रहा है? फीचर बोल रहा है कि बेटा मार्केट जो है ना, मार्केट एक एरिया है, नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चा, अगर ये दिल्ली है, दिल्ली का ये वाला एरिया है सीसी चांदनी चौक, राइट? दिल्ली का ये वाला एरिया है खान मार्केट. सो खान मार्केट, दिस इज अ प्लेस, it is a particular place. Obviously this is also market, but as per this definition
बोला जा रहा है कि मार्केट को आप एक पर्टिकुलर प्लेस तक सीमित ना रखे, बल्कि मार्केट एक पूरा एरिया, इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, large or small depending upon the spread of buyer and seller. So therefore it is not that buyer and sellers are only available here. In fact, the buyer and sellers are available, are present in the whole area. बात समझ में आया? हाँ, सो अगर हम लोग अपना शहर से समझे, ये है मेरा शहर आसनसोल, और हमको पता है कि ये है मेरा आसनसोल का मेन मार्केट, करेक्ट? विद द डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि मार्केट को हम लोग एक जगह बोलते हैं कि जहां पे बहुत सारे बायर और सेलर है, बट ये डेफिनेशन बोल रहा है कि मार्केट को तुम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस मत बोलो, क्योंकि बायर और सेलर सिर्फ यहां नहीं है, बायर और सेलर तो पूरा आसनसोल शहर में फैला हुआ है. So buyer and seller is spread over the whole area, not in the particular place. Similarly, the buyer and seller is not only present at Dharamtala. Buyer and seller are not only present in the Khan market or the Chandni Chowk of Delhi, New Delhi, but the buyer and seller is present over, spread over all over the Delhi. So market को एक कोना मत बना करके रखो, कोई एक जगह का वो एक छोटा सा पॉकेट नहीं है, वो एक छोटा सा जगह नहीं है, बल्कि मार्केट पूरा एक ऐसा एरिया जहां पे बायर सेलर मौजूद है. करेक्ट? बायर एंड सेलर, देयर मस्ट बी अ बायर एंड सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देयर मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर. सो मार्केट को मार्केट कहलाने के लिए हमें दो कैरेक्टर का जरूरत है. उस दो कैरेक्टर का बिना ये पिक्चर अधूरा है, और वो दो कैरेक्टर है बायर और सेलर, और दोनों का मौजूद होना जरूरी है. सिर्फ खरीदने वाले हैं, बेचने वाले नहीं है, या सिर्फ बेचने वाले हैं, खरीदने वाले नहीं है, तो वहां पे मार्केट तैयार नहीं होगा. सो बायर एंड सेलर्स, कमोडिटी, खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, लेकिन क्या खरीदने वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं? एक कमोडिटी. So there has to be a product, there has to be a commodity. Next, competition. There has to exist a competition. The existence of competition among the buyer and sellers is also an essential condition for the existence of a market. Otherwise, different prices may be charged for the same commodity. There has to be a competition. बोल रहा है कि मार्केट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पिटिशन, मतलब बायर और सेलर का बीच में कंपटीशन एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर बायर और सेलर का बीच में कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लिया जाएगा. तो इसको ऐसे समझते हैं कि आप अनुग्रह पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, साल का 12,000 रुपया दे करके, आपसे हम लेंगे 8,000 रुपया, आपसे लेंगे हम 20,000 रुपया, आपसे लेंगे किसी से 15,000 रुपया. मतलब द सेम प्रोडक्ट इज बीइंग चार्ज एट डिफरेंट प्राइसेस. व्हाई एम आई डूइंग सो? मेरा मन की मर्जी क्यों चल रही है? मेरी मन की मर्जी इसलिए चल रही है क्योंकि इस एरिया में और कोई सारा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला नहीं. So therefore there is no competition of mine. मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. So therefore मैं अपना मन का मर्जी का मालिक हूं. मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेम सर्विस का अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं. So therefore if there is a market, there has to be buyer and seller, and there has to be a competition. There has to be a competition. Competition अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा. राइट? अगर सेलर एक है तो फिर मार्केट कहां बना? बिकॉज मार्केट का एसेंशियल से बायर एंड सेलर, वी हैव टू हैव मोर नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. और इसको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के चलना, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट. So when I said, जब मैंने कहा कि there is a competition among the buyer, among the sellers, between the buyer and the seller, buyer और seller का बीच में competition है, right? तो competition कितना है? competition का एक डिग्री तो होगा, competition का एक लेवल तो होगा. करेक्ट? अगर आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले आसनसोल शहर में 4 टीचर है सिर्फ,
और आसनसोल शहर में 400 टीचर है, तो जो 4 टीचर में कंपटीशन है, क्या उतना ही लेवल का कंपटीशन 400 टीचर में भी होगा क्या? नहीं, डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग मार्केट को यहां पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे, या हम लोग मार्केट को यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में, या हम लोग मार्केट का अलग अलग टाइप्स निकालने वाले हैं। और ये जो हम लोग मार्केट का टाइप्स निकाल रहेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट किस बेसिस में, किसके आधार में होगा, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे? तो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। समझ में आया? सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन हमारे पास 4 मार्केट है। पहला परफेक्ट कंपटीशन है, उसके बाद मोनोपोली है, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और उसके बाद ओलिगोपोली है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला परफेक्ट। द मोमेंट इट सेट्स परफेक्ट, इट मीन्स दैट यहां एक ऐसा सिचुएशन, परफेक्ट मार्केट में ऐसा सिचुएशन, अगर हम बोले कि इस पेन का मार्केट, इस पेन का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इससे ये समझते हैं कि इस पेन का अगर परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब ये पेन, ऐसा पेन बनाने वाले भी हजारों है और पेन को खरीदने वाले भी हजारों है। सो व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। एग्जांपल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो देश में करोड़ों किसान हैं जो आलू उगा रहे हैं, जो प्याज उगा रहे हैं, जो चावल उगा रहे हैं, और करोड़ों लोग हैं जो उस आलू को खा भी रहे हैं, प्याज को खा भी रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो सबसे पहला चीज है वो ये है कि याद रखें कि यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा और लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा? सेलर्स होगा। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर। There are large number of buyers and sellers of the commodity. The number is so large that none of them can influence the prevailing price. मतलब जब हम बात करते हैं लार्ज, तो लार्ज अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट डिफाइनिंग, राइट? लार्ज 20, 50, 100, 1000, लाख, 1.5 लाख, कितना लार्ज? तो इतना लार्ज सेलर होना चाहिए कि किसी का बस में ना हो कि उस प्रोडक्ट का प्राइस को वो इन्फ्लुएंस कर पाए। दैट इज व्हाट इट मींस लार्ज। अगर 10 लोग बेचने वाले हैं आलू, 20 लोग बेचने वाले हैं आलू, तो ये 20 को 20 मिल करके आलू का प्राइस को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जब लाखों लोग हैं बेचने वाले आलू, करोड़ों लोग हैं बेचने वाले आलू, तो भैया इतना लोगों को आपस में आकर के मिलके प्राइस इन्फ्लुएंस करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन आई से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज? हियर द लार्ज मींस इतना नंबर होना चाहिए सेलर का कि कोई भी सेलर के बस में ना हो कि वो प्राइस को मैनिपुलेट या प्राइस को बढ़ा घटा सके, इन्फ्लुएंस कर सके। होमोजेनियस प्रोडक्ट, हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। होमोजेनियस, होमो मीन्स सेम, एक ही तरीका का प्रोडक्ट, जैसे एप्पल, राइट, एक ही तरीका का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सिंस मैंने एग्जांपल दिया, मैं उसी को लेके चल रहा हूं। आलू, राइट, सेम आलू, ऐसा आलू उगाने वाला, चावल उगाने वाला करोड़ों किसान हैं, लाखों किसान हैं, फार्मर्स हैं, जो एक जैसा सेम आलू उगा रहा है। हाँ, इधर उधर थोड़ा मोड़ा दूसरा बात है, बट 99.9% आलू वही है।
सो होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ऑल सेलर्स कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स, दे आर सेलिंग व्हाट गुड्स आइडेंटिकल। मतलब इसका मतलब अनुग्रह, तुम एक किसान है और हम एक किसान है, तुम भी आलू उगाया हम भी आलू उगाया, लेकिन जो बायर है वो ना तेरा आलू और मेरा आलू का बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तभी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा आलू का और मेरा आलू का कोई अलग यूएसपी नहीं होना चाहिए, अलग कोई फीचर नहीं होना चाहिए। हम लोग दोनों का आलू को देखे पकड़े, तुम बता नहीं पाए कि ये आलू किसका खेत से आया है, ये कौन किसान उगाया है। इसको कहते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, राइट? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स refers to those goods which are identical in quality, in shape, size, color, design, packaging, etc. Everything is identical, same homogeneous product. That is one of the situation of characteristics of feature of market, perfect competition. Free entry and free exit. ऐसे मार्केट में कोई भी कभी भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एंटर कर सकता है और कभी भी उस मार्केट से, उस धंधा से, वो बिजनेस को छोड़ करके वो जा सकता है। एंट्री और एग्जिट में बैरियर नहीं है, एंट्री और एग्जिट में बैरियर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टुडे आज कोई भी चाहे, अगर किसी का खेत है, तुम्हारा जमीन है, उपजाऊ जमीन है, तो कल तुम उस जमीन में आलू उगाना शुरू कर दो, चावल उगाना शुरू कर दो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। नो बैरियर टू दी एंट्री, इन दी एंट्री, एंड एट सेम टाइम तुम कहां जहां बेचना चाहते हो वहां बेचो, और कल तुम अगर चाहो कि नहीं हमको नहीं करना तो बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? सो देयर इज अ फ्री एंट्री एंड अ फ्री एग्जिट ऑफ द फॉर्म्स। परफेक्ट नॉलेज, व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट नॉलेज? The buyer and seller both have the perfect knowledge about the prevailing market condition. Means this information refers to not only to the prevailing condition but also to the future period. Buyer को अच्छी तरह से पता है, सेलर को भी अच्छी तरह से पता है, मतलब दोनों को प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन के बारे में पता है। बायर को भी पता है कि इस साल देश का फसल किस हिसाब से हुआ है, राइट? इस साल क्या सिचुएशन होगा, कितना आलू का उपज हुआ है, कितना चावल का उपज हुआ है, अभी क्या प्राइस चल रहा है आलू का। Buyer also has the knowledge, seller also has the knowledge. Seller also has the knowledge of the market condition. Buyer also has the knowledge of the market conditions. कोई पता है कि क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, दोनों को जानकारी पूरी है। No other cost except the production. मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो खर्च उनको करना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने का खर्च करना पड़ता है, उसके अलावा नो एडवर्टाइजमेंट, नो ट्रांसपोर्ट, नो स्टोरेज, नथिंग, कुछ नहीं ना। ऐसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा सा नहीं होता है। हाँ, हालांकि अगर हम देखो, अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बारे बात करें, किसान का अगर हम लोग बात करें, तो तुम किसान का देखोगे, कभी देखे हो मार्केट बाजार में, टीवी में आलू का एडवर्टाइजमेंट, टमाटर का एडवर्टाइजमेंट, आलू से बना हुआ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, टमाटर से बना हुआ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, आम से बना हुआ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, आम का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे, आलू का एडवर्टाइजमेंट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, इसलिए मैंने इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट परफेक्ट एग्जांपल है। क्योंकि देखो इसमें आपका जो मेन जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, अनाज, क्रॉप्स, प्लांट उगाने का जो खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट कुछ खर्च नहीं, उगा जैसे फसल कटता है, अब गोडाउन अगर है तो रखा, नहीं है तो आपका फसल जैसे कटा, जो व्यापारी है वो अपना गाड़ी लेकर के आएगा, आपसे माल आपका खेत में ही खरीदेगा और लेके चला जाएगा, तो आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा।
आपको खर्चा सिर्फ करना क्या पड़ा, आपको सिर्फ खर्चा करना पड़ा उगाने का, जो बीज, सीड, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट आपका नहीं है। मोनोपोली मार्केट। अच्छा, इसमें और दो है, परफेक्ट नॉलेज के बाद इसमें और दो फीचर था, अभी नया ऐड हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। absence of artificial scarcity, या absence of artificial scarcity नहीं है, सॉरी, restriction। क्या बोलते हैं यहाँ पे? There is no institution or restrictions on the sale or purchase of product in a perfect competition. Prices keep changing freely. In perfect competition, prices keep changing freely according to demand and supply. No measures are taken to control the demand or supply of the product by the manufacturer, consumer or the government. मतलब तुम देखोगे पोटैटो, आलू, तुम देखोगे आलू का प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सेम नहीं रहता है। आज से एक सप्ताह पहले जिस प्राइस में तुम आलू खरीदा है, आज तुम जाओ आलू खरीदने, तुमको उस प्राइस में नहीं मिलेगा। या तो कम मिलेगा या तो ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि एक सप्ताह में शायद मिल जाए, लेकिन एक महीने का अगर पीरियड लोगे तो आलू का प्राइस चेंज होता है। आलू, टमाटर, प्याज चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस सब चीज का प्राइसेस पे किसी का भी कंट्रोल और लगाम नहीं है। ये पूरी डिमांड और सप्लाई के बीच में खेला है। आलू का डिमांड कितना है, आलू मार्केट में खरीदने वाले कितने खड़े हैं और आलू बेचने वाले कितने खड़े हैं। इसीलिए बोला जा रहा है एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? कंट्रोल ऑन व्हाट? रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल ऑन द प्राइस। बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका बहुत सारा सेलर मौजूद है, जिसका बहुत सारा बायर मौजूद है, इन सब प्रोडक्ट्स का प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल है ओपन मार्केट में। इसका प्राइस ओपन मार्केट में डिसाइड किया जाता है, मतलब इसका प्राइस डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही डिसाइड होगा। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी। Another feature of competition is that perfect mobility in the market, both for goods and factors of production. मतलब, when I say about mobility, there is no restriction the moment the goods can be sold at any place. मतलब, पंजाब में वीट उग रहा है, पंजाब का वीट वेस्ट बंगाल में बिकेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। कहने का मतलब है कि गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबका मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव, मोबाइल। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट सम प्लेस एंड दे आर सोल्ड। So there is no restriction कि पंजाब में जो आलू उगा है वो पंजाब में बिकेगा, पंजाब में जो गेहूं उगा है वो पंजाब में बिकेगा, वेस्ट बंगाल में जो राइस उगा है वो वेस्ट बंगाल में बिकेगा। There is no restriction. Goods are produced at any part of the country and they can be sold at any part of the country. आइडेंटिटी। आज जो तुम आलू खा रहे हो, हम लोग घर में आलू खा रहे हैं, मेरे को पता भी है कि वो आलू बंगाल में उगा है, वेस्ट बंगाल में उगा है, कि झारखंड में उगा, कि पंजाब में उगा, कि कहां से उग करके आया है, हमें तो पता भी नहीं। राइट? किसी को नहीं पता होता कि कहां का हम लोग अनाज खा रहे हैं। तो ये एक फीचर होता है कि मोबिलिटी, गुड्स की मोबिलिटी, जो गुड्स बना है, जो गुड्स ट्रेड हो रहा है, वो कहीं प्रोडक्शन होता है और उसका ट्रेड, उसका बिक्री कहीं पर भी होता है। क्लियर है?
नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पे जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है, आप देख सकते हैं, मोनोपोली। क्या है? मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या सिंगल बायर कि सिंगल सेलर? सिंगल सेलर। Monopoly refers to the market situation where there is only one seller. Buyers have no option but to purchase the commodity from that buyer, from that seller only. Monopoly का कुछ एग्जाम्पल दिमाग में कुछ आ रहा है? कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ वही बनाता है और कोई नहीं बनाता हो? परफ्यूम कोई भी बनाता है, बट वो ब्रांड का। उसी तरह तो लिवाइस ब्रांड का जींस खरीद लिवाइस ही बनाएगा। अरे क्या बोल रही है तू? ये देखो, नेस्ले। नेस्ले सेरेलैक बेबी प्रोडक्ट, बेबी फूड बनाता है। पूरा इंडिया में अगर तुम लोग भी बचपन से लेकर तो हम लोग सेरेलैक्स खाए हैं। आज अगर बच्चा का, छोटा बच्चा का खाना का बात होता है, फूड का, बेबी प्रोडक्ट्स का बात होता है, नेस्ले आता है। और इसमें तुम बोलोगे भैया बट हम जानते हैं और भी कंपनीज है जो बेबी फूड बना रहा है, नेस्ले नहीं बना रहा है सिर्फ। तो क्या नेस्ले मोनोपोली के अंदर में आएगा? देखो बेटा, ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगा और दुनिया में, ये इंडिया में कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हम नेस्ले को मोनोपोली में क्यों रखें? यह एक फिगर देखो, 96.5, इसका मतलब समझते हो? 96.5 का मतलब ये है नेस्ले का मार्केट शेयर और ये है उसका कॉम्पिटिटर का शेयर। मतलब 100 बच्चा में से 96 बच्चा देश में नेस्ले का खाता है। मतलब नेस्ले का मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि उसके सामने जो उसकी कॉम्पिटिटर्स है वो लोग इतना छोटा है कि वो लोग नेग्लिजिबल, वो लोग ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी फूड बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ नेस्ले नहीं, नेस्ले के अलावा भी कुछ कंपनीज बेबी प्रोडक्ट्स बना रही है। बट नेस्ले मार्केट में ऐसा पेनेट्रेट किया हुआ है 96.5 अराउंड 97%, मतलब 100 बच्चा में से 97 बच्चा नेस्ले का खाता है बेबी प्रोडक्ट, वो सेरेलैक खाता है। तो तुम बोलो अकेला का 97% उसका है, तो इतना बड़ा जाइंट है कि बाद बाकी उसको सामने सब बुतरू लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो हम तो बोलेंगे ही ना कि इसका क्या है, मोनोपोली है भैया। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अगेन गवर्नमेंट कंपनी, क्या करता है? एविएशन। एविएशन मतलब एयर, डिफेंस। जितना भी हमारे देश में फाइटर प्लेन्स, जेट प्लेन, जो तेजस, जितना भी फाइटर जेट, सब यहां बनता है, इंडिया में और कोई नहीं बनाता। ठीक, सबसे बड़ा एग्जांपल मोनोपोली का, सबसे बड़ा एग्जांपल मोनोपोली का। तुम लोग कैसे बोल गया भारत में और दूसरा कोई है ही नहीं? उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, इंडियन रेलवेज। रेलगाड़ी सिर्फ इंडियन रेलवेज का ही दौड़ता है पूरा भारत देश में, कोई और कंपनी का रेलवे लाइन ट्रैक नहीं है। मोनोपोली, सिंगल सेलर। सो इंडियन रेलवेज का बोल सकता है कि इंडियन रेलवेज का मोनोपोली है।
सो मोनोपोली में हम लोग वन सेलर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम तुमको नेस्ले का एग्जांपल देकर के बताएं, बेबी प्रोडक्ट्स में नेस्ले का मोनोपोली है, ऑल्दो नेस्ले अकेला सेलर नहीं है, बट वो इतना बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है कि हम लोग उसी को राजा समझते, वही राजा है, वही प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो दैट इज व्हाट मोनोपोली इज। सो मोनोपोली सिंगल सेलर, मैंने एग्जांपल दिया था, इंडियन रेलवेज। Under monopoly, there is only one single seller of the firm or the manufacturer of a commodity. No close substitutes. Then only it will be monopoly. आज मैं आपको जो बोल रहा हूं कि नेस्ले प्रोडक्ट का, सेरेलैक्स बेबी प्रोडक्ट का 97% मार्केट शेयर है, इसका मतलब यही ना हुआ कि नेस्ले जैसा कोई बना नहीं पा रहा है। जो बाकी कंपनीज बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भारत के माताएं हैं, मदर्स हैं, वो लोग बाकी कंपनी का बेबी प्रोडक्ट्स पे वो भरोसा नहीं कर पा रही है जो नेस्ले पे करती है। मतलब बाकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो नेस्ले के क्वालिटी से दूर दूर तक उसका कोई मैच नहीं है। तो कंपटीशन कब होता है? जब सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज होगा। मेरा जैसा कोई एकदम मेरे तरह ही नहीं पढ़ा पा रहा है, लेकिन अगर मेरे जैसा लगभग भी अगर वो पढ़ा दिया तो मेरा कंपटीशन है, तब तो मेरा कंपटीशन है। अगर आज इको कॉमर्स के सारे बच्चे अगर यही हैं, इसका मतलब यही होता है कि मेरा जैसा और पढ़ाने वाला जो बाकी जो इको टीचर्स है वो हमसे, उसका क्वालिटी ऑफ टीचिंग हमसे बहुत दूर है। बट ऐसा नहीं है, मेरे पास भी है, बाकी जॉर्ज एकेडमी भी इको कॉमर्स में बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा इको कॉमर्स का टीचर नहीं जो बोल सके कि मेरा मोनोपोली है। तो मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट का, अगर सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, मोनोपोली कहाँ रहा? मेरा जैसा कोई बना दिया, मेरा जैसा कोई पढ़ा दिया, मेरा जैसा लगभग पढ़ा दिया, तो फिर मेरा तो सब्स्टिट्यूट बन रहा है ना, तो मेरा काहे का मोनोपोली होगा? सो मोनोपोली, याद रखना, अंडर मोनोपोली देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट्स। A pure monopoly will exist when there are no substitutes. याद रखना, pure monopoly will only exist when there are no substitutes. जो मैंने आपको कहा नहीं है सब्स्टिट्यूट इसका सब्स्टिट्यूट, इसका जो कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, इससे दूर दूर तक इनका मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज 20 साल से नेस्ले चल रहा है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एंट्री। देख बेटा, जिसका मोनोपोली होगा ना, आज नेस्ले इतना बड़ा जायंट बन के बैठा हुआ है कि कोई क्या इंडिया में और कोई बेबी प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहा है। इतना बड़ा बड़ा कंपनी है देश में, वो लोग बेबी प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहा है, लेकिन नेस्ले ऐसा पैर जमा के बैठा हुआ है ना कि बेटा कोई आ रहा है तो नेस्ले से उसको इतना टफ कंपटीशन मिल रहा है कि वो ऑटोमेटिकली मैदान छोड़ के क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है। सो जब मोनोपोली होगा ना तो रिस्ट्रिक्शन होगा एंट्री में, इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा कि हम नेस्ले जैसा बेबी प्रोडक्ट बना दें। आज सॉफ्ट ड्रिंक में देखो ना, 2 ही नाम जानते हैं हम लोग, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप। यही तो 2 कंपनी चल रहा है, यही तो 2 कंपनी चल रहा है, पकड़ के रखा हुआ पूरा मार्केट को। इतना आसान है कोई आ जाए, कोई आकर के बना दे। खैर वहां मोनो नहीं है, लेकिन वो 2 जन है। बट जस्ट तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, जब कोई मार्केट को ना कोई एक बंदा, एक प्लेयर या 2 प्लेयर डोमिनेट करता है ना, तो नया प्लेयर्स का एंट्री बहुत क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, नहीं घुस पाएगा। फर्म इज द प्राइस मेकर। प्राइस कौन बना रहा है, प्राइस कौन डिसाइड करेगा? नेस्ले का प्रोडक्ट कितना में बिकेगा, ये इसका डिमांड और इसका सप्लाई तो छोड़ दो, ये नेस्ले तय करेगा कि ये कितना में बिकने वाला है।
नेस्ले जो प्राइस लिखेगा इस पे उस प्राइस पे बिकेगा, बिकॉज मोनोपोली है, कोई कंपटीशन नहीं है उसका, अकेले राजा है, जायंट है वो, तो ही इज डिसाइडिंग द प्राइस, ही इज, नेस्ले इज द प्राइस मेकर, नेस्ले इज द प्राइस मेकर। समझ में आया कि नहीं आया? फर्म इज द प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखो यहां होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब मोनोपोली होगा तो सेम प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस में बेचा जाएगा। 100 रुपया में किसी को बेचा जाएगा, किसी को 150 रुपया में बेचा जाएगा, किसी को 70 रुपया में बेचा जाएगा। जो मैं आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि अगर इस शहर में मैं ही अकेला पढ़ाने वाला हूं उनको, या मेरे जैसे दूर दूर तक कोई नहीं पढ़ाने वाला, मेरा मोनोपोली है, तो हम तो भैया अपना मन के हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे। किसी से 100 लेंगे, किसी से 1000 लेंगे, किसी से 200 लेंगे, अलग अलग प्राइस लेंगे। तो मोनोपोली में ये चीज देखा जाता है, ठीक है। हालांकि जो मोनोपोली में जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे नेस्ले ऐसा नहीं कर सकता है। नेस्ले का पैकेट में जो प्राइस लिखा हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया, तुम कर दो, हम कर दे, कोई भी कर दे, जो प्राइस लिखा वो देना पड़ेगा। बट जैसे हम अपना एग्जांपल दिए, टीचिंग में जैसे मेरा देख लो, पर्सनल सर्विस में देख लो, मेरा जैसा ट्रेड में, मेरा जैसा बिजनेस में, जो मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो प्रोफेशन है, उसमें हम कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छा डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, मेरा भीड़ लगता है, मेरा जैसा कोई डॉक्टर ही नहीं है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मान लो बच्चों लोगों का डॉक्टर, आई एम द किंग, आसनसोल में मेरा जैसा कोई डॉक्टर नहीं है, या आसनसोल में हम ही एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उस सिचुएशन में हम अलग अलग पेशेंट अलग अलग फीस भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? बट व्हेन इट्स कम्स टू अ कमोडिटी और प्रोडक्ट, उसमें अलग अलग दाम, क्योंकि प्रोडक्ट का कमोडिटी का पैकेजिंग में जो प्राइस मेंशन रहता है उसमें दिक्कत होगा। बट एनीवेज that is what about monopoly, clear हुआ? परफेक्ट कंपटीशन का जस्ट उल्टा है। परफेक्ट में कई सारे थे, इसमें सिर्फ एक है। कोई दिक्कत?